साईं, मैं आपके पास बहुत मजबूर होकर आई हूँ। आप मेरी मदद करो। मैंने आँखों में आंसू लाए और उनकी तरफ देखा। वह सर झुकाए हुए बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो मैंने उसकी आंखें पहचान ली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही था या मेरा वहम था? ऐसे कैसे हो सकता है? 7 साल पहले जिसकी इज़्ज़त और मोहब्बत को मैं कदमों तले रौंद कर आ गई थी, आज किस्मत ने मुझे उसी के कदमों में ला फेंका था। आसिम, तुम। मैंने बहुत मुश्किल से उसका नाम लिया, लेकिन उसी वक्त अज़ान होने लगी। वह उठा और वहाँ से चल दिया। मैं उसे जाता हुआ देख रही थी। मेरे जहन में सारे वाक़या घूमने लगा। मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मेरे पापा ने हर जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत कमा कर हमारे भाई बहनों के कदमों में ढेर कर दी। मुझे बहुत ज़्यादा गरूर था दौलत का और अपने हुस्न का भी। मैं जहाँ भी जाती थी लोग देखते ही रह जाते। एक दिन यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़की ने पुकारा तो मैंने चौंक से उसे देखा कि आज तक किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे नाम से बुलाए। मैंने देखा वह एक हैंडसम सा लड़का था। जी कहिए, मैंने बहुत मगरूर अंदाज से पूछा। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। तो मैं इनकार न कर सकी। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे जब से देखा है उसकी नींद चैन सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे उसकी बातों में एक नशा सा होने लगा। ना चाहते हुए भी मैं उसके तरफ खींचने लगी और बस कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, उसकी यही बातें अभी हम अपनी मोहब्बत में पढ़ ही रहे थे कि मेरे बाबा ने मुझे बताया कि मेरी फुफ्फो के लड़के से उन्होंने मंगनी तय कर दी है। मैंने कहा, पापा आप कैसे कर सकते हैं? मैं चिल्लाई थी। अम्मी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन मैं फिर भी बोले जा रही थी। हर काम पापा आज तक मुझसे पूछ कर करते थे। हर छोटी से छोटी चीज़ इस घर में मुझसे पूछ कर आती, और आज मुझसे पूछे बिना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने जा रहे थे। पापा ने मुझे धमकी दी, अगर मैं इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हुई तो वे अपनी जान ले लेंगे। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ कर दी, लेकिन इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि पापा ने मुझे अमन के साथ देख लिया था, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया है क्योंकि अमन हमारी बिरादरी का नहीं है तो मर कर भी मेरी शादी वहाँ नहीं कर सकते हैं। मैं एक बेबस पंछी की तरह पिंजरे में कैद कर ली गई। आसिफ फूफी का बेटा था और वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने 2 महीने पहले अपना रिश्ता भिजवाया था, लेकिन जब अब्बा ने टाल दिया था कि अभी आलिया पढ़ रही है। लेकिन जैसे ही उन्हें अमन और मेरे रिश्ते का पता चला, उसी वक्त उन्होंने फुफ्फो को कॉल करके हाँ कह दी और कहा कि आ जाओ मंगनी की रस्म करने। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उन्हें किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं मोहब्बत की वजह से मजबूर थी। अमन को जब पता चला तो उसने मुझे यही कहा, फ़िलहाल तो कर लो, बाद में तोड़ देना, अभी मामला ठंडा होने दो। मैंने उसके कहने पर चुपचाप मंगनी के लिए राज़ी हो गई। उन्होंने मंगनी वाले दिन ही मेरा निकाह भी करने के लिए कहा। मेरे कमरे में अब्बा आए और मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़े और बोले, आज मेरी इज़्ज़त रख लेना, खुदा के वास्ते सब खुशी के साथ कर लेना। 1 माह बाद मेरी मंगनी के साथ साथ मेरी शादी भी उसी दिन कर दी गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और कहा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अमन को पता चला तो उसने कहा कि तुम शादी कर लो, फिर ऐसा माहौल बनाना कि वे तुम्हें तलाक दे दे। इसके बाद किसी के लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा हमारी शादी के अलावा। उसने मुझसे वादा किया कि वे मेरा इंतज़ार करेगा। अब मैं दुल्हन बनी बैठी थी। आसिम कमरे में आया तो मैंने अपने सारे जेवर उतारने शुरू कर दिए और उसे कह दिया कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। आसिम अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था और मैं उसके साथ बहुत गलत करती थी, लेकिन वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ भुला बैठता। मैं उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन वह हंसी में टाल देता था। लेकिन परिवार वालों के सामने हम अच्छे से ही रहते थे। उन्हें हमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे बीच में इतना कुछ है। 1 महीने बाद मैं अपने मायके जाने का पैगाम आया और मैं वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ जाने से मैंने साफ मना कर दिया था। हालांकि आसिम कई बार मुझे ले जाने के लिए आया। मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि वे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बात बात पर गुस्सा करता रहता है और अब तो हाथ भी उठाने लगा है। अम्मी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने बाबा को बता दिया। बाबा
उसी वक्त मुझे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले गए और रास्ते में मुझे कहा कि मुझे आसिम पर पूरा भरोसा है, वो तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठा सकता। मैं जानता हूँ कि तुम आसिम से शादी करके खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में ये रिश्ता निभाना ही होगा। वे कहते रहे, मैं सुनती रही और एक जगह पापा ने कार रोकी और अचानक मैंने देखा कि भी आसिम वहाँ पर आ रहा है। पापा ने मुझे कहा कि आसिम को मैंने यहाँ पर बुलाया है, अब जाओ अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे उतरने का कहकर वहाँ से चले गए। आसिम मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। शायद उसे पापा ने कहा था कि मैं खुद वापस आना चाहती हूँ। मजबूरन मैं उसके साथ चली गई। मैं भी उसको किसी सूरत में अपने पास नहीं लाती थी। कुछ दिन बाद मैं खुद पापा के घर चली गई। अब की बार पापा ने दूसरे ही दिन मुझसे पूछा कि मैं वापस क्यों नहीं गई। अब की बार मैं भी कुछ सोच समझ कर आई थी। पापा, आसिम शादी के लायक ही नहीं था, फिर भी आपने मुझे उस इंसान के हवाले कर दिया। मैंने मासूम सी आवाज़ में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा नासमझी वाले अंदाज में बोले, पापा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वह बीवी के काबिल नहीं है। मैंने सर झुका कर कहा। मैंने देखा पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वे मेरे कमरे से बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन शाम को ही उन्होंने आसिम को घर पर बुला लिया। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे और आसिम को अपने कमरे में बुला लिया। मैं क्या सुन रहा हूँ आलिया जो कह रही है, क्या ये सच है? उन्होंने आसिम को सारी बात बता दी और मैंने देखा कि आसिम भी गुस्से में आ गया, लेकिन पापा के सामने खामोश बैठा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि वे क्या कहेगा। आसिम ने मेरी तरफ देखा। मामू, अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं तो सुनो, आपकी बेटी ने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया है, तो इसे कैसे मालूम होगा कि मैं मर्द हूँ या नामर्द? वह बहुत गुस्से से बता रहा था। पापा ने मुझसे पूछा, बोलो आलिया, आसिम क्या कह रहा है? मैं सर झुकाए बैठी थी। उस वक्त कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। पापा गुस्से से चिल्लाए, दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों से। और आसिम, तुम एक मर्द होकर बीवी की रजामंदी का इंतज़ार कर रहे हो। चले जाओ अपने घर अपनी बीवी को लेकर और दोबारा मुझे इसकी शक्ल मत दिखाना। उस दिन पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। आसिम मुझे खींचता हुआ ले गया। घर पहुंचकर उसने मुझे कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है मामा के सामने मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने करीब कर लिया। मुझे उससे घिन आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करती? शोर मचाती तो कोई भी नहीं आने वाला था, क्योंकि वे मेरा पति था। अगले 2 दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि जल्दी ही आसिम से जान छुड़वानी है। मेरी ननंद की शादी थी, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। शादी से एक रात पहले मैंने काम करने वाले को पैसे दिए कि तुम सबके सामने आकर शोर मचाना कि आसिम ने तुम्हारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। इस बात के लिए वे राज़ी हो गए और भारी रकम भी ले ली। सबके सामने काम वाली रोती हुई आई और अपना सीना पीटने लगी। मैं बर्बाद हो गई, मुझ गरीब की दुनिया लुट गई। वे रोती जा रही थी, सब लोग उसे देख रहे थे। फिर मेरे ससुर आ गए और उन्होंने कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो इस तरीके से? तब सब उस नौकरानी ने कहा, आसिम साहब ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, इसकी इज्जत को खाक में मिला दिया है। वे रोते हुए कहने लगी थी। मेरे ससुर की तो मानो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। क्या कह रही है? वे चिल्लाई। पापा भी हैरत से देखे जा रहे थे। आसिम ने सुना तो वे काम वाली को मारने के लिए उतरा और बोला, झूठी बज़ात औरत, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पापा, आपने देखा ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। वे हैरत और गुस्से में था। अब मैंने भी शोर मचा दिया कि मेरा पति ही ऐसा होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी। आसिम मुझे चुप करवा रहा था। आलिया, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मगर मैंने एक ना सुनी और उसी वक्त पापा को कहा, मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। घर में तकरीबन पूरा ख़ानदान जमा था। सबके सामने नौकरानी ने आसिम पर इल्ज़ाम लगाया था और वे कुछ भी ना कर सका। उसके बाबा भी उसका भरोसा नहीं कर रहे थे। उस औरत को मुश्किल से अंदर ले जाकर पैसे देकर चुप करवाया गया। पापा मुझे वहाँ से उसी वक्त लेकर आ गए। घर आकर मैं भी चुप कहाँ हुई, रो रो कर घर सर पर उठा लिया। पापा बिल्कुल चुप थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आसिम ऐसी हरकत भी कर सकता है। और औरत को भी देखा था कि वह उसके मुंह पर सब कुछ कह रही थी। मैंने 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी।
मेरा मकसद था कि मुझे उससे तलाक चाहिए। ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। पापा चाहे कितने भी सख्त क्यों ना थे, लेकिन वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह भी मजबूर हो गए और आखिरकार आसिम के पास तलाक का नोटिस पहुंचा दिया गया। इस बीच में आसिम हमारे घर पे माफ़िया मांगने के लिए आया। कस्में भी खाई, लेकिन मैंने उससे मिलने से साफ मना कर दिया और पापा ने भी उसकी एक नहीं सुनी और उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। उसने मुझसे तलाक भिजवा दी और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने जो चाहा वह हासिल कर लिया। अगले ही दिन मैंने अमन से मिलने की कोशिश करी। वो उस वक्त अपने गांव पंजाब गया हुआ था। अब हम दोनों को सिर्फ इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार था। जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो अमन अपने माँ बाप को लेकर आगे आ गया। मैंने पापा से पहले ही बात कर ली थी कि पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी चला ली, लेकिन अब मैं अपनी पसंद से ही शादी करूँगी। वे मेरे रोने धोने से मजबूर हो गए थे। वैसे भी उनको पता था कि कोई अच्छा इंसान मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं तलाकशुदा हो गई थी और हमारे ख़ानदान में तलाक को बहुत ही बुरा देखा जाता था। बहुत सादगी से हमारी शादी हो गई और फिर मैं उसके गांव आ गई। वह भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। बहुत बड़ा सा घर था। मेरे पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे अमन जैसा आदमी का साथ मिल चुका था। लेकिन कुछ अरसे में ही अमन की असलियत खुलकर मेरे सामने आने लगी और वह किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करता रहता और कहता कि अपने बाप से कहो कि मुझे नई कार चाहिए। कभी कहता कि फ़ला जगह पर ज़मीन बिक रही है, मुझे वह लेनी है, पैसे भेजें। तो मैंने उसके प्यार में अंधी थी, पापा से सब कुछ लेती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, बस उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। इसे हाथ से नहीं जाने देता। जब मैंने पापा से कुछ भी मांगने के लिए मना किया तो वह और उसकी माँ की असलियत सामने आ गई। ना जाने कितने यार किए होंगे तूने। ये तो हमारा बड़कपन है कि तुझे अपने घर में इज्जत से रखा हुआ है, वरना तेरे जैसे को तो गला घोट कर नदी में बहा देते हैं। मेरी सास ने ताने दे रखे थे जब मैंने कहा कि मुझे पापा से कुछ और नहीं लेना। अमन ये सब कुछ सुन रहा था और मैं हैरत से बोली, अमन आप ये सुन रहे हैं? आपकी माँ मुझे क्या कह रही हैं? अमन बोला, तो मेरी माँ गलत क्या कह रही है? सही तो कह रही है। तुम्हारी जैसी औरत अपने घर में रखा, तुम्हें इज्जत दी और तुम मुझे कहती हो कि अपने बाप से पैसे नहीं लोगी। अमन ने उस दिन पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन मुझे उसकी मार से तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी उसकी बातों से तकलीफ़ हुई। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। अपना सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ आ गई थी। आसिम पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया, मुझे कहीं का ना छोड़ा और आज ये कह रहा था कि मैं बदकिरदार हूँ। अब तो रोज़ यही होने लगा था। सुबह सुबह जब तक मेरी सास और अमन मेरी पिटाई नहीं करते उनको आराम नहीं आता, लेकिन मैं उनकी हर बात चुपचाप होकर सह रही थी, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब और ज़्यादा रकम अपने पापा से लेकर नहीं दूंगी और यही बात उन्हें हज़म नहीं हो रही थी। इसलिए अब वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कत्ल करना चाहते थे। अब मुझ पर बांझ होने का इल्ज़ाम भी था कि मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद नहीं थी। हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर से दवाई ली, दुआ से काम लिया, क्या नहीं किया, लेकिन कहीं से मुझे कोई भी आसरा नहीं मिल रहा था। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की आसिम पर क्या गुजरी थी। बाद में उसी की कोई बद्दुआ लगी थी जो आज मैं यहाँ पर इन लोगों की मार खा रही थी। मेरा हुस्न, मेरा गुरूर सब कुछ टूट चुका था। ये लोग मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। लेकिन कुछ दिन पहले गांव वाले की चर्चा में चल रहा था कि एक बहुत बड़ा पीर बाबा आया हुआ है। कुछ औरतों ने मेरी सास को बताया कि एक अल्लाह वाला बंदा आया है, कब्रिस्तान के पास पेड़ की छांव में बैठ जाता है, हर वक्त अल्लाह का नाम ही लेता रहता है। गाँव के लोग उसे खाना वगैरह पहुँचाया करते हैं। एक दिन एक औरत ने कहा कि मेरा बच्चा सख्त बीमार है। उसने पानी पढ़ कर दिया और एक ही दिन में मेरा बच्चा भला चंगा हो गया। हर औरत अपना किस्सा सुना रही थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि तू भी वहाँ पर चल, पीर बाबा से ताबीज़ लेकर आओ औलाद के लिए। असल में उसका मकसद था कि वह ऐसा ताबीज़ करवाएगी कि मैं उसकी हर बात मान सकूं और अपने बाप से पैसे और दौलत लाकर उसके कदमों में रख दूं। मैं वहाँ से उठी बस अपने लिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती थी, अपना दिल हल्का करने के लिए उसके पास गई। और आज मैं यहाँ पर आई तो काले कपड़ों में एक जवान लड़का अपना सर अपने घुटनों में छुपाए हुए बैठा था। मेरी आवाज़ सुनकर जब उसने अपना सर उठाया तो मैं पत्थर की होकर रह गई। वह आसिम था। उसे देखकर मुझे एक एक करके अपने गुनाह याद आने लगे। वह नमाज से फारिग होकर आया था। मैं उसे देखे ही जा रही थी। आसिम, ये तुम हो? मैंने हैरत से पूछा। उसने ठंडी आह भरी और बोला, हाँ आलिया, ये मैं हूँ, एक बुरा इंसान जिसे अपने घर की कामवाली की बच्ची के साथ जुल्म किया है। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो आसिम,
मैं उसके कदमों में गिर गई तो वह दूर हो गया। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? वह आसमान की तरफ देखता हुआ बोला। आसिम, मैंने उस औरत को रकम दी थी तुम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। मैंने तुमसे जान छुड़ाने के लिए सब कुछ किया और आज मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। वह चुप था। बोलो, आज मुझे बुरा बुरा कहो, मुझे मारो ताकि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल जाए। आलिया, मैं सब जानता था कि ये सब तुमने किया है, लेकिन मैं चुप रहा। एक दिन उस औरत ने खुद ही सबके सामने कबूल कर लिया कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन मैंने जल्दी से उसे मना किया कि उस इंसान का नाम किसी को मत बताना जिसने उसे मजबूर किया था, क्योंकि मैं उसी वक्त जान गया था जब तुमने उस औरत का साथ देते हुए खुद शोर मचाया था। मुझे माफ़ कर दो आसिम, तुम्हें बहुत ज़्यादा जलील किया मैंने, लेकिन मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। मैं सिसक रही थी। हाँ आलिया, अगर एक बार भी तुम मुझसे कहती कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं रास्ते से हट जाता, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क किया था। वह भी रोने लगा। उसने बताया कि वे मेरे गम में काफ़ी अरसे से अपने घर नहीं गया। फिर वह एक पीर के आगे सुकून की खातिर जाता रहा और उन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया और अब मुझे खुदा मिल गया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने ही मुझे छोड़ दिया। अब अल्लाह की रस्सी हाथ में आ गई है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। और जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और जाने लगा और मैं भी वहीं पर सिसकियाँ लेती हुई बैठ गई। शायद मुझे भी खुदा मिल जाए।